कि आपने नंबर को कैसे डिवाइड करने की कोशिश करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे 175 3 डिजिट का नंबर था, लाइक रोल नंबर 13, कैन यू टेल मी कि जो हम स्टेम है वो किस प्लेस पे लेते हैं और लीफ जो है वो हम किस प्लेस पे लेते हैं, किस डिजिट प्लेस पे लेते हैं। रोल नंबर 13, can you tell us at what digit place we take leaf and stem? लीडिंग डिजिट हम लेते हैं एज अ स्ट्रीम, और जो रिमेनिंग उसके डिजिट होता है जैसे कि 10 से लेकर 20 तक जितने भी डिजिट दरमियान आती है वो लीफ हो जाती है, और जो 1 होती है 11 12 13 में 1 आती है वो स्ट्रीम। कौन सी प्लेस पे डिजिट प्लेस पे आप लीफ लेते हैं? मैम जो स्टेम होती है वो उस पे होती है 10 पे, और जो लीफ होता है वो 100 पे होता है। लीफ 100 प्लेस पे होता है, इसका मतलब है लीफ पहले आता है स्टेम बाद में आता है। यूनिट्स पे होता है, यूनिट्स पे होता है, लीफ स्टेम होता है जीरो लोकेशन पे होता है ना वो, जीरो लोकेशन पे, यानी कि वो होता है लीफ, और बाकी जो है 10th प्लेस पे 2 डिजिट नंबर में 10th प्लेस पे जो होता है वो स्टेम होता है। और अगर 3 डिजिट्स की बात की जाए वो फिर दो उसके तरीके आपने बताए थे ये कि जो सामने अगर स्लाइड में है। जी जी मैम। और इसी तरह ओके अगर ये जो 10th प्लेस वाले हैं ना 75 ये हो जाएगा लीफ, और जो 100 प्लेस पे है ना वो स्टेम बन जाएगा। और इसी तरह अगर दूसरा तरीका देखा जाए उसके ठीक जो है, जीरो लोकेशन पे होगा ना वो 5 वो लीफ होगा, और इसी तरह वो दूसरे जो है वो स्टेम हो जाएगा ओके ओके, 70। ठीक ठीक, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एग्जांपल की के साथ कैसे सेट करेंगे कि की अगर आपको बता दी जाए कि 3 डिजिट नंबर को आपने कैसे स्प्लिट करना है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। Data values 348, 365 and 479 are recorded as shown below. यहाँ पे नीचे नोट दैट लिखा हुआ है, नोट दैट 3/48 रिप्रेजेंटेड डेटा वैल्यू 340। इसमें उन्होंने ना आपको ये बता दें कि आपने अपने डेटा को किस डिजिट प्लेस पर इसको स्प्लिट करना है, आपने अपने डेटा को किस डिजिट प्लेस पर इसको स्प्लिट करना है। नोट दैट 3/48, इसका मतलब ये है कि आपने 100 प्लेस पे लेना है स्टेम को और 10 यूनिट प्लेस पे लेना है अपनी लीफ को। ठीक हो गया? जैसे पीछे एक स्लाइड में मैंने आपको 2 ऑप्शन दी थी अपनी मर्जी के, लेकिन अगर मैं खुद से आपको कह दूं की सेट कर दूं कि आपने इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, नोट दैट 3/48 रिप्रेजेंट दैट डेटा वैल्यू 348। एग्जांपल में देख लेते हैं। स्टेम की जगह आगे जैसे ऊपर लिखा हुआ 348, तो स्टेम में 3 आ गया, लीफ 48 आ गया। 365 स्टेम 3 था और लीफ आपके पास 65 था। 479 में 4 और लीफ आपके पास 79 है। Data values 34.8, 35.2 and 35.9 are recorded as shown below. आपके पास 10 नीचे लिखा हुआ, मैंने इसकी फिर की सेट कर दी, सबसे पहले की सेट कर दी। नोट दैट 34/8 which is mean 34.8। 34/8 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 34.8। इसका मतलब ये है कि आपने 34.8 को किस तरह से डिवाइड करना है? 34 को लेना स्टेम और 8 को लेना लीफ। इस तरह 35.2 है तो 35 को लेना स्टेम, 2 को लेना लीफ, 35 को लेना स्टेम और 9 को लेना लीफ। इज इट क्लियर? जब आपको की सेट कर दी जाएगी तब आप लोगों ने उसको देखकर अपने डेटा को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू स्टेम एंड लीफ। ओके मैम। ओके क्लियर जी। लास्ट जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें से कितने कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, वरना क्लियर है सबको? लेक्चर हम लोग मैम को समझ आ रहा एक है? दफा ऑब्जर्वेशन का एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दें जरा, ऑब्जर्वेशंस कौन क्या सा? होती है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस की, अच्छा ऑब्जर्वेशंस क्या होती है? एक नंबर फॉर्म का डाटा है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन है। नंबर फॉर्म का डाटा कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले दी थी, आप लोग की क्लास में मैं मार्क्स का डाटा लेती हूँ। जैसे आपके जो है 50 में से 40 आ गए, किसी के 45 आ गए, तो ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म का डाटा है ये आपके पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 1 क्या होगी? रोल नंबर 1 का डाटा मीन्स रोल नंबर 1 के मार्क्स। ऑब्जर्वेशन 2 क्या है? रोल नंबर 2 के मार्क्स। ऑब्जर्वेशन 3 क्या है? रोल नंबर 3 के मार्क्स एंड सो ऑन। दीस आर द ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने आप लोगों की वही जो बुक रेफर की है,
डिवोर्टी, उसमें से मैंने एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पिक किया है। आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें डिफरेंट पॉइंट्स आए हैं कि आपने अपने स्टेम एंड लीफ में से मिडल वैल्यू क्या निकालनी है, ये क्या निकालना है एंड सो ऑन। तो वो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो मैं आपकी किसी भी पेपर में भी पूछ सकती हूँ। कोई एग्जाम्पल कोई और डेटा दे दूंगी, उसके अकॉर्डिंग के सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे जो लिखे हैं इसमें मतलब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों से पूछ लूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आप लोगों की बुक से मैंने पिक किया है। कंसिडर द स्ट्रेंथ डेटा फॉर बीइंग गिवन इन एग्जांपल 1.2। एग्जांपल 1.2 का ये मैंने डेटा ले लिया, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक हो गया। ये जो डेटा लिया है वो मैंने एग्जांपल 1.2 से लिया है। कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑफ द डेटा, व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ। जी रोल नंबर 19। रोल नंबर 19। मैं थोड़ा सा फीडबैक ही लेती हूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर वो रोल नंबर जो आगे से रिस्पॉन्स नहीं देती इसका मतलब है कि उन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन रखा है लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है क्लास में, तो मैं फिर उनके एब्सेंट मार्क कर दूँगी। मैं रोल नंबर नोट डाउन करती जाऊँगी। रोल नंबर 19। मैम रोल नंबर 19 ने ज्वाइन नहीं किया है मगर वो सजेशन में। ओके ओके। रोल नंबर 88। रोल नंबर 88। रोल नंबर 79। यस मैम। जी 79। आप मुझे ये बताइए कि जो आपके पास पहला डेटा है 5.9 में आपके पास स्टेम क्या है और लीफ क्या है? मैम इसमें 5 हमारे पास स्टेम है और 9 हमारे पास लीफ है। एग्जैक्टली ठीक हो गया। आप लोगों ने इस तरह से बनाना है कंस्ट्रक्टर स्टेम एंड लीफ ऑफ द डेटा है। सबसे पहले आपने अपनी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो मैंने लास्ट में बताया था। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने उसको स्टेम और लीफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑफ द डेटा, ये आप लोग कर लेंगे। ओके, व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू। अब आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन करते जाना, मैं इसकी डेफिनेशन बताती जाऊंगी। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू, representative strength value is the middle or the center value of your data. Representative strength value is your middle or center value of your data. मैंने अपने डेटा की ये स्टेम एंड लीफ बनाई। यूज द फर्स्ट डिजिट, आगे डेफिनेशन लिखी है वैसे स्लाइड में भी। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू is the middle or the center value of your data. Middle or the center value of your data. So हमारे पास जो पहला पार्ट था वो था हमारे पास स्टेम एंड लीफ था। मैंने फर्स्ट डिजिट को ले लिया एज अ स्टेम एंड द सेकंड डिजिट को मैंने ले लिया एज अ लीफ। ये देखें स्टेम एंड लीफ का डाटा बना लिया। 5.9 था, मतलब सबसे पहले आपके पास डाटा दिया था 5.9, देन 6.3, 6.3 एंड सो ऑन। इसमें से आप लोग मुझे देखते हुए बताएं कि आपके पास मिडिल वैल्यू क्या है, सेंटर वैल्यू क्या है? 8 में 8 वाली मैम जिसमें स्टेम 8 है। नहीं, आप मुझे पूरा नंबर बताया ना, स्टेम में लीफ नहीं, पूरा उसको खट्टा करके मुझे बताया। 82, 8.2। जरा गौर कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर भी लिखा हुआ है सेंटर वैल्यू क्या है, जिसकी लेफ्ट और राइट वैल्यू जो है वो सेम है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैम 8.2 और 8.7 फिर काउंट कर, गलत बता रहे हैं मैम। आप लोग काउंट 7.7, आप लोग काउंटिंग में गलत कर रहे हैं, आप लोग के सामने लिखा हुआ सब कुछ। जी आपके पास जो मिडिल वैल्यू है वो आपके पास क्या है 7.7। जी फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू। Representative strength value, मैम it is the value in the middle or the center value with a 7.7.
एक्सक्यूज मी मैम, यस, पिछली साइड में 8.2 था, उसमें 8 स्टेम था और 2 लीफ था। अगर 82 होता तो फिर भी तो यही होता। तो फिर पता कैसे चलेगा कि 8.2 है या 82 है? ये देखिए डेटा जो आपके पास 5.9 का है और आपने इसको 5.9 किया, तो मुझे तो ये पता चलेगा ना कि डेटा को देखते हुए आपने बताया जब डेटा 5.9 है तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट 5.9 किया, 59 है तभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट 5.9 करेंगे, 63 है तभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट 6 और 3 में करेंगे, 6.3 है तभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट 6 और 3 में करेंगे। आप लोगों ने इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मुझे तो यही पता चलेगा ना कि आप लोगों ने डेटा को देखी कि 5.9 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 5.9 डेटा को देख नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। यस यस मैम ऊपर आपने उस दिन कहा था कि जब आपने स्टेम वगैरह डिक्लेयर करने हैं या लेने हैं तो वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, यानी एक डिजिट में होने चाहिए। ऊपर हमने 5 6 एक एक डिजिट वाले स्टेम दिए हैं, नीचे 10 ऐसे और ही है 11 दो डिजिट वाले हो गए हैं, तो ये ठीक है फिर? वो इस सेंस में हो गया ना पॉइंट में, जब आपने पॉइंट के बाद वाले एक लिए, ये देखें पॉइंट के बाद वाला आपने सिर्फ लीव लिया तो पॉइंट से पहले वाला आपके पास टाइम हो जाएगा ना, वरना तो आप इस तरह ले लेते 1 और 0.7 लीव। मैंने आपको बताया था पॉइंट तो हम लिखते हैं ये लीव और ना स्टेम में। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट निकाला है, मैं दोबारा बताती रिपीट कर दें जरा। हूँ, रिपीट कर देती हूँ। आपने ना स्टार्ट लिया 5.9, आपने 5 को ले लिया, पॉइंट से पहले वाले को ले लिया, पॉइंट से पहले वाले को ले लिया आपने स्टेम, और पॉइंट से बाद वाले को ले लिया आपने। क्लियर हो गई बात? इसमें लिखा हुआ है 10.7, अब 5.9, तो इसका मतलब है कि आपने पॉइंट से पहले वाला लिया 5 और यहाँ पे आपने पॉइंट से पहले वाला लिया 10 और पॉइंट के बाद वाला सिंगल डिजिट का नंबर है, पॉइंट के बाद वाला आपके पास सिंगल डिजिट का नंबर है, लाइक 9 एंड 7। क्लियर होगी बात? एक्चुअली में आपने इसको सीक्वेंस वे में लिखी है ना, तो पॉइंट से पहले वाला आपने इसको स्टेम ले लिया, पॉइंट के बाद वाला आपने इसको लीव लिया। यानी कि अपनी मर्जी से कोई एक सीक्वेंस लेना, उसके मुताबिक फिर करते जाना। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। अब 5.9 है ना, फिर पहला नंबर देख लेना, तो अब ये तो नहीं करेंगे ना कि 0 लिख देंगे और 59 लिख देंगे, वो तो गलत हो जाएगा। आपने 5.9 को डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने इसको 5 को ले लिया स्टेम और 9 को ले लिया, और इसमें आपके पास 10.7 आ गया, हमने 10 को ले लिया स्टेम और 7 को ले लिया, ऐसा। इज इट क्लियर? यस मैम, इसमें यानी कि हमने पॉइंट से पहले वाले को स्टेम लिया और पॉइंट्स के बाद वाले को लीव लिया। आपने लीव लिया, ठीक है। पहला आपने पहले नंबर से ऐसे काम किया तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एंड तक चलेंगे। मैम जी मैम जी जी टेबल अगर टेबल दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टेम एंड लीव का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन डिजिट्स के दरमियान 10th प्लेस और 1st प्लेस के दरमियान पॉइंट है, या ये एज इट इज़ ऐसी डिजिट्स हैं? जैसे 59 है, अगर इसमें पॉइंट ना हो तो ये 59 काउंट होएगा अगर स्टेम और लीव को इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन अगर पॉइंट लगाया जाए तो ये 5.9 हो जाएगा। अगर हमें टेबल दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दरमियान पॉइंट आना है या एज इट इज़ ये लिखा जाना है? पहली बात ये है कि टेबल नहीं दिया था, आपने तो खुद बनाना टेबल। आपको क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्टिव स्टेम एंड लीफ बाय यूजिंग योर डेटा, ठीक है? अगर टेबल आ जाते हैं तो मैं नीचे लिख दूंगी नोट, जो पिछली स्लाइड में बताया मैंने आपको, ये वाला। ओके। अगर टेबल दिया कि उसमें से आपने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालनी, तो टेबल तो मैंने आपको दे दिया, तो टेबल देने के लिए मैं नीचे लिखूंगी नोट दैट 5/9 रिप्रेजेंट द वैल्यू 5.9, ये पूरी लाइन लिखी होगी जी। अब क्लियर है? ये दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। पहली ऑप्शन ज्यादातर ये है कि टेबल नहीं दिया जाएगा, या आपको खुद से कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट टेबल, क्योंकि आपका कोर्स है ना ये। लेकिन अगर मैंने दे दिया ऑब्जेक्टिव वे में तो फिर मैं नीचे नोट लास्ट में दे दूंगी। ठीक, हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लीफ, वो हमने बना लिया। और व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव स्टेम वैल्यू, डेफिनेशन मैंने इसके साथ ही लिख दी है यहाँ पे भी, रिप्रेजेंटेटिव स्टेम वैल्यू, इट इज अ वैल्यू इन द मिडल एंड इन आवर क्वेश्चन इट इज 10%। ओके, मुश्किल तो नहीं है ये? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट इज डज द डिस्प्ले मीन्स ग्राफ
Does the display appear to be a reasonably symmetric about a representative value, or would you describe its shape in some other way? अच्छा, अब word आ गया symmetric. Does the display appear to be reasonably symmetric about a representative value? मतलब आपने चेक करना है कि आपका डेटा जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट अ मिडल वैल्यू, सिमेट्रिक अबाउट अ मिडल वैल्यू. अब इसको कैसे करना है हमने? मिडल वैल्यू आपके पास क्या थी? 7.7. चलिए टेबल पर देखते हैं. 7.7 सिमेट्रिक क्या होती है? सिमेट्रिक होती है आपके पास कि आपके पास जो मिडल वैल्यू से जो लेफ्ट की वैल्यू है और मिडल वैल्यू से जो राइट की वैल्यू है वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए. लेकिन स्टेम को देखते हैं आप. सिमेट्रिक क्या होती है कि वो आपके पास सेंटर वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में जितनी स्टेम होती है उतनी ही राइट साइड में स्टेम होनी चाहिए. वो हमारे पास क्या होती है? सिमेट्रिक होती है. आई रिपीट, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लेफ्ट साइड में जो स्टेम है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की, वही स्टेम जो है ऑलमोस्ट जो है राइट साइड में भी होनी चाहिए. लाइक आपके पास रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 7.7 है तो मेरे पास 7 जो है वो स्टेम हो गई ना उसकी 7.7 की. तो 7 से पीछे वाली वैल्यू कितनी है? 5 और 6. और 7 से आगे वाली वैल्यू कितनी है? 8, 9, 10, 11. तो क्या ये इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक ना हुआ. अगर ऊपर होता 5 और 6 और नीचे होता 8, 9, 10, ये कुछ समवट इक्वल होता. करीब इक्वल है कि अब 5, 6 7 के पीछे है और 8, 9, 10 7 के आगे है. एक दो नंबर से फर्क नहीं पड़ता इतना सिमेट्रिक का, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिमेट्री की. मैम समझ नहीं आई. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो आपके पास है ना, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की जो स्टेम है ना उसकी पीछे वाली वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की जो स्टेम से आगे वाली वैल्यू है, अगर वो इक्वल है तो तब आप कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास डेटा जो है वो सिमेट्रिक है. अगर आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 7.7 की जो स्टेम 7 है उससे पीछे वाली वैल्यू और उससे आगे वाली वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, तब आप कहेंगे उसको कि ये आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अब कुछ क्लियर हुई? Like in the B part, symmetric values are equally distributed around a middle value. Middle value के पीछे और middle value से आगे जो है equally distributed हो. In our question, it is not symmetric as values are not equally distributed around the middle value. अच्छा जी, यहाँ देख लेते हैं. Middle value की बात हो रही थी 7.7, like आपके पास थर्ड रो में आ गई. उससे पीछे स्टेम कितनी है? 5 और 6. उससे आगे स्टेम कितनी है? 8, 9, 10 और 11. क्या ये मिडिल वैल्यू से इक्वल है, लेफ्ट और राइट? नो मैम. इक्वल है? नहीं है. इक्वल नहीं. मैम मिडिल वैल्यू के बाद मतलब मिडिल वैल्यू की स्टेम के बाद 4 स्टेम और आ रही हैं 8, 9, 10 और 11, और जो मिडिल वैल्यू की स्टेम से पहले 2 स्टेम्स आ रही हैं 5 और 6, तो नंबर ऑफ स्टेम्स अनइक्वल है, मिडिल वैल्यू से पहले भी और मिडिल वैल्यू से बाद भी. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन सिमेट्रिक डेटा. यस मैम. ठीक है, लेकिन मैं अब वही बात कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट की मैंने बात की थी. हो सकता है कि 7 से पीछे 2 वैल्यूज हो और 7 से आगे 3 हो, तो समवट इक्वल कहलाया जाता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से चलिए इस तरह ही है. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए ना तब आप फिर कहते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है. अब मैंने अपने डाटा में देखा कि 7 से पीछे वाली 5 और 6 है, 7 से आगे 8, 9, 10, 11 है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑलमोस्ट. तो मेरे पास ये डाटा जो है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. Symmetric values are equally distributed around a middle value. In our question, it is not symmetric as values are equally distributed around the are not equally distributed around the middle value. Excuse me, ma'am. Yes. मैम एक सिमेट्रिक वैल्यू का जो मतलब उसकी भी एग्जांपल दें. सिमेट्री की एग्जांपल दें. चलें इसके एग्जांपल इसको ही देखते हुए करते हैं.
यस 7.7 है, लेकिन पीछे वैल्यू आपके पास क्या है 5 और 6 और आगे है 8 और 9, बस 9 तक है। अब आप मुझे बताएं, ये एग्जांपल समझ आई? 9 तक स्टॉप कर दिया, 9 के बाद का डाटा नहीं है। अब बताएं 7.7 से पीछे और आगे वाली वैल्यू इक्वल होगी? यस यस मैम। मैम। जिन्होंने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था उनका रोल नंबर क्या है? 106 मैम। जी 106। अब क्लियर हो गया आपको? जी मैम। मतलब ठीक है। हमने नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब 5 या 6 नहीं देखना, हमने नंबर्स काउंट करने हैं कि नंबर्स उससे पहले कितने हैं उसके बाद कितने हैं। जी मैम आपने एक दो कहा कि नंबर से फर्क नहीं 3 पड़ा, 3 भी हो अगर सकता हो है, जाए तो फिर ठीक है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ऑलमोस्ट की बात की थी, करीब करीब होनी चाहिए, लेकिन अगर 3 से बहुत ज्यादा हो जाए ना तो तब आप इसे कहेंगे कि इस पे कितने हैं। मैम अगर ये ऐसे हो 5 6 7 8 9 10 तक हो तब भी ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 3 हमने ली ना आगे। 8 9 10 तक ठीक सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर एक नंबर से ज्यादा नहीं आप बोलेंगे एक्स्ट्रा, आप ये याद रख लीजिए, ठीक है? एक नंबर से पीछे और एक नंबर, जी नंबर ऑफ स्टेम्स को देखना है, वैल्यूज को नहीं देखना। जैसे कि 7 में बहुत सी वैल्यूज आ रही हैं, 7.0 7.0, यानी कि वैल्यूज को नहीं, नंबर ऑफ स्टेम्स को देखना है। बस आप नंबर ऑफ स्टेम्स को देख लीजिए इसमें, ठीक है? ये मैंने बड़ा आसान वे बताया था, स्टेम को देख के ये काउंटिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट ये हो गया, डू देयर अपीयर टू बी एनी आउटलाइन स्ट्रेंथ वैल्यू। अब थर्ड पॉइंट है आउटलाइन स्ट्रेंथ वैल्यू है। 85 आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। जी do there appear to be any outline strength value? अब थर्ड पॉइंट लगता है ना, पॉइंट हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू, सेकंड था हमारे पास सिमेट्रिक, एंड द थर्ड वन इज आउटलाइन स्ट्रेंथ वैल्यू। आउटलाइन मीन आउटलायर्स, आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? स्टेम मैम। नहीं, स्टेम तो नहीं होते। आउटलायर्स में अब आपको डेटा के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो बहुत उससे दूर हो, फार अवे वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल का देखिए, आपके पास करीब का डाटा है 1 से लेकर 10 तक का, 1 2 7 8 5 4 10, ये डाटा आ गया आपके पास 1 to 10 का डाटा, ठीक है? ये करीब हुआ ना आपस में, 1 से लेकर 10 तक का डाटा होगा। साथ में एक और डाटा लिख देती हूँ 80 का डाटा साथ देती हूँ। तो क्या ये 80 जो है आपके जो डाटा है उससे काफी दूर नहीं है? जी यस मैम। a number which is far away from your data is called outlier। वो नंबर जो आपके, वो नंबर्स हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 80 और 90 आगे, तो 80 और 90 जो है वो 1 से लेकर 10 से कितना दूर है, तो वो वाली वैल्यूज जो बहुत ज्यादा दूर होंगी, फार अवे होंगी फ्रॉम योर डाटा, इज कॉल्ड आउटलायर्स। मैम फिर हम दोनों में डेटा का कैसे कंपैरिजन करेंगे? वो भी तो डेटा इसके है। कंपैरिजन ऐसे देख लेते हैं ना, ये आपके पास डाटा है ना नीचे, ये आपका डाटा आ रहा है 5 से लेकर 10 तक, 11 तक का डाटा, ऐसे ही है ना? यानी कि मैम हम देखेंगे कि कौन सी हमारा मेजर पोर्शन किस में है, कौन सी में लाई करता है। आपको ये देखना है कौन सा नंबर आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से कितना दूर है। हो सकता है पीछे भी तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना नंबर, जैसे 5 है और मैं एक लिख देती हूँ नंबर -10.0, तो -10.0 5.9 से दूर हुआ। जी आपने क्या करना है, इसके एक और आसान चीज बता दी कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है, अगर उस, ये देखिए ना, सब में जो डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा है, 5.9 7.2 6.3 8.1 7.9, इन सब का आपस में असेंडिंग ऑर्डर में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है 5.9 और 6.3 के दरम्यान में, 7.3 और 7.4 के दरम्यान। आपने काम करने के 5.9 जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट 11.8 है, इनकी नेक्स्ट वैल्यू देखने का, अगर वो नेक्स्ट वैल्यू बहुत दूर है तो वो आपके पास आउटलायर्स है। मतलब 11.8 के बाद मैंने लिख दिया 80, 11.8 के बाद लिख दिया मैंने 50, तो आप बताइए दूर हो गई। मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहली दो वैल्यूज को कंपेयर कर लो या लास्ट वाली दो वैल्यूज को, यानी कि कंपेयर कर लो, अगर वो एक दूसरे से दूर दूर हैं तो उससे आउटलायर निकल जाएगा।
चलिए आप ऐसे कर लीजिए, पहली दो को कंपेयर कर लें और लास्ट दो को। लेकिन आप ये देखें कि Ascending पहली दो order को में कंपेयर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करके देखिए, अगर आपको इस तरह आसान लगता है तो ऐसे देखिए। अब मैंने अपने क्वेश्चन में देखा कि 5.9 और 6.3 के दरमियान में कोई खास डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस सारों में चल रहा है। और मेरे लास्ट में भी 11.6 और 11.8 का जो डिफरेंस है वो बाकी सब में भी वही चल रहा है, तकरीबन 2 का डिफरेंस है, 3 का है, 4 का है, ज्यादा का तो नहीं है। तो क्या आपके डाटा में कोई आउटलायर है? मैम एक सवाल है। हाँ जी पूछिए। नो मैम। मैम अगर 5 से लेके 10 तक डेटा मिला हो और 85 से लेके 90 तक का डेटा मिला हो तो 85 से 90 वालों के लिए तो 5 से लेके 10 तक वाले आउटलायर नहीं होंगे। नहीं, फिर आपके पास जो डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ज्यादा है ना, फिर 80 से 90 वाला जो डाटा है वो आउटलायर है, फिर 80 से 90 वाला सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो आउटलायर। तो मैम हमने ये देखना है कि 0 से ज्यादा कौन करीब है। आपने वही देखना है कि अब जो आपकी पहली और आखिरी वैल्यू से वैल्यूज जो है वो कितनी दूर है। अगर नजदीक है तो इसका मतलब कोई आउटलाइन नहीं है, और अगर बहुत दूर है तो इसका मतलब आउटलाइन है। तो ये देखिए ना, पहली दो वैल्यूज देखिए, एक स्टूडेंट ने पॉइंट बताया कि फर्स्ट टू वैल्यूज और लास्ट टू वैल्यूज को देखिए। फर्स्ट टू को देखा 5.9 और 6.3, कोई खास फर्क नहीं है। लास्ट टू में भी देखे 11.6 11.8, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, इसमें हमारे इस डेटा में कोई आउटलाइन नहीं है। अगर मैं 11.8 के बाद लिख दिया 50, तो अब बताएं कोई आउटलाइन बनता है? यस मैम। 50 आउटलाइन बन गया, बड़ा दूर बनता है 11.8 से। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, लाइक अगर मैं सेकंड वैल्यू इसके लिख के 12.1 तो 12.1 आउटलाइन ना होगा, 12.1 भी तो 11.3 से थोड़ा सा ही फर्क है ना। मैम अगर 20-30 हो तो 11 से 20 तक, 11 से 20 तक का हो, खाली 20 लिखा हो। मतलब 20 पॉइंट समथिंग, 20.3 या कुछ भी ऐसे। फिर जी जी, तो आउटलेट होगा कि नहीं? जी जी 20 भी तो आउटलाइन हो गया ना। 11.8 और 20 के दरमियान में काफी फर्क आ गया, बाकी में थोड़ा थोड़ा दिक्कत था। ओके मैम। ठीक है मैम हम अगर अगर 1 15 पॉइंट लिखा कुछ हो आ या जाता है 13 तो लिखा हो। जी जी, एक स्टूडेंट पहले बताते हैं क्या कह रहे हैं वो। मैम मैं मैम बोल अगर रहा हूँ अगर 15 लिखा हो या 1.3 एक रोल नंबर 7 आप पहले बता दीजिए। मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर 15 लिखा हो या 13 पॉइंट समथिंग लिखा हो तो फिर वो आउटलायर होगा कि नहीं। 13 और 15 होगा, वो भी तो करीब करीब हो गया 11 से, फिर 11 से 13 थोड़ा सा करीब ही हो गया है। मैम डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि बाकी वैल्यूज के दरमियान तो 0.5 या 0.32 का इतने का डिफरेंस है, लेकिन उसमें तो एक पूरे डिजिट का या इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं, हो गया। उससे फर्क नहीं पड़ता, एक दो डिजिट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फर्क पड़ेगा जब मैम आपने खुद आउटलाइन नहीं, एग्जामिन करना है कि डाटा कितना दूर है। जितना ज्यादा दूर होगा डाटा, वो आपके पास आउटलाइन होगा। मैम आउटलाइन मैम वैल्यू इसका सिर्फ कोई स्टार्ट और एंड ही चेक करनी है। बेहतर ये कि ये एक हिंट दिया मैंने आपको कि आप स्टार्ट और एंड चेक कर लीजिए, बाकी तो सेंटर वाली तो मैम करीब इसका करीब हो कोई गई ना। और एग्जांपल दूं आपको मैं, आप ये कह रहे हैं? मैम सेंटर वाली भी तो दूर हो सकती है, यानी कि पहली 5 जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 तक, और जो अगली 5 है वो स्टार्ट हो गई 20 से, तो इस तरह फिर वो तो हो सकता है ना कि सेंटर वाली भी कोई मैच बात कर। नहीं, तो फिर सेंटर वाली ना, हम तो सेंटर वाली तो लेते ही नहीं आउटलाइन। हम तो वो वाली वैल्यूज देखते हैं जो किससे कितनी दूर होती है। आपने कहा है कि पहली वाली 5 जो है वो करीब करीब है और दूसरी वाली 5 भी है वो भी करीब करीब है। आप ये देखिए कि 5th और 6th वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है। अगर 5th और 6th वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है तो फिर आप अपनी पहली 5 को कंसीडर करें और बाकी 5 को कहने के आउटलायर्स हैं। मैम ये समझ नहीं आ रही, एक और एग्जांपल से समझा दें। चलिए मैं ये ना यहाँ पे ना व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ आप लोगों मैम इसका कोई एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है कि अगर इससे ज्यादा हो तो को। वो एग्जैक्ट आउटलायर डिफरेंस होगा। नहीं है, ये तो आप लोगों ने खुद एग्जामिन करना है ना, डाटा पे देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है इसका। जी मैं आपको बताती हूँ, आज थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ। ओके जी।
ओके जी, कोई जिनको समझ नहीं आ रहा वो खुद से मुझे थोड़ी सी एग्जांपल सेट करते हैं, उनके माइंड में कुछ तो आता होगा, हम उसको शेयर कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं खुद ही बता देती हूँ। कोई शेयर करना चाहते हैं अपने एग्जांपल? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी? मैम क्वेश्चन तो है, लेकिन हाँ जी वो आपने पूछिए। अभी आपने बता दिया है कि वो माइनर डिफरेंस होगा तो उससे इतना अच्छा फर्क अच्छा, नहीं पड़ेगा। जिस तरह अभी 11.8 था और वो बच्चे ने कहा कि नेक्स्ट नंबर 15 होता है, तो हाँ जी बिल्कुल 3 वैल्यूज का डिफरेंस है, तो आपने कहा है कि वो फिर उसमें ही आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, सेम में ठीक आ है जाएगा। चलेंगे, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। मैम ये लीस्ट काउंट अपने अपने सेट कर लेंगे ना, यानी कि खुद से अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। ये देखिए आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक डाटा है 2 7 14, मैंने थोड़ा डिफरेंस ज्यादा दे दिया। फिर डाटा आ गया आपके पास 6, फिर डाटा आ गया आपके पास 30, फिर डाटा आ गया आपके पास 11। चलिए जी, अब आपके पास एक सिंपल से डाटा है 2 7 14 6 30 एंड 11। अब आपको देख के लग रहा है कि कुछ वैल्यूज आपस में करीब हैं और कुछ नहीं है। 3 4 5 6 का करीब होना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जी। क्या लगता है आपको डाटा को देख के? मैम 30 आउटलायर। हमें ये लगता है कि 2 7 14 6 11 ये एक तरह से ना करीब ही चल रहे हैं, चाहे 7 का डिफरेंस है चाहे 4 का डिफरेंस है तो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, 2 7 14 6 और 11। एकदम ही ना 14 के बाद 30 की जमा, 14 हाईएस्ट हो गया, तो हमने देखा कि 14 के बाद 30 की जंप आ गई, तो ये आपके पास 30 क्या है आउटलायर। अब इससे मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ आप लोगों को। इसको मैं रेस करती हूँ, बल्कि इसको रेस नहीं करती, किसी और नंबर को रेस करती हूँ। ये 30 ही रहने देती है। 30 16। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज काइंडली म्यूट कर दीजिए, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। जी, इसको मैं कर देती हूँ 21। 21 तो नहीं करती, like 14 16 and 11 ले लेती हूँ। अच्छा अब आपके पास ये डाटा है 11 and 19। चलिए आपके पास ये डाटा है, ये देखिए इस डाटा में क्या समझ में आता है, कोई आउटलायर है कि नहीं? मैम इसमें 2 आउटलायर हैं। 2 is the यस, outlier from left side and 30 is the outlier from right side. वेरी गुड, मेरे हिसाब से जो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की। 2 जो है वो 11 से काफी दूर जा रहा है, 19 से 30 बहुत दूर जा रहा है। मैम यानी पहली दो को कंपेयर करते हैं और लास्ट वाली दो को कंपेयर जी करते हैं। एग्जैक्टली जी, वही आपके लिए इजी हो जाएगा। मैम लेकिन जो बाकी वैल्यूज लिखी हैं हम उनके दरमियान का भी तो एवरेज डिफरेंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उनके दरमियान भी डिफरेंस इतना ही है जितना 2 और 11 के दरमियान है, फिर तो हम नहीं ले सकते एज अ 2 को नहीं आप ये आउटलायर। देखिए ना, नहीं आप ये देखें ना कि आप 19 14 16 और 11 जो है वो तो है तो कुछ करीब ही ना। आपने देखिए मतलब जो मैं आपके वही कह पास रहा हूँ ना कि एवरेज लो, डिफरेंस हम देखेंगे कि आपने वो ना उनके देख, दरमियान बहुत कम डिफरेंस है। चलो ठीक है आप ऐसे भी कर ले, लेकिन आसान हिंट जो है ना वैसे ये कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है ना उसके उसके अकॉर्डिंग देखी जाती है। मैम अगर ये ये जो हाँ जी
अगर जैसे आगे 2 और 19 में 19 जो है वो आउटलाइटर है और 30 और 11 में 30 है। तो यहाँ पे अगर 14 और 16 की जगह 14 के साथ हम लिखें 44, तो ये ऐसे तो ये भी इसमें भी 44 भी आउटलाइटर हुआ। जी फिर 44 में आउटलाइट हो गया, जाहिर है। 3 आउटलाइटर हुए। फिर 3 हो जाएंगे। तो आउटलाइट की कोई ये नहीं कि कोई लिमिट है कि इतने आउटलाइट मोर देन 1 हो सकते हैं डाटा के अंदर। फिर तो 44 हम भी ऐसे है, भी 80 भी। तो मैम तो फिर तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि पूरे डाटा में जितनी भी वैल्यूज है 2-2 का पेयर बनाए, हर एक का आउटलाइटर अलग से लिख दो। चलिए इसकी आसान हल ये नहीं, ये इस तरह नहीं होता है। वैसे भी ऐसे डाटा दिया ही नहीं जाता जिसमें आपको 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 आउटलाइट्स हैं। इस तरह तो फिर समझने वाला खुद कंफ्यूज हो जाए कि इसमें मैं स्मॉलेस्ट वाले को आउटलाइन ले लूं कि लार्जेस्ट वाले को आउटलाइन ले लूं। हम आउटलाइन को ना एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है ना कि अगर हम लोग इसकी एवरेज निकाल लें ना, तो एवरेज से देखते हैं कि हमारी वैल्यूज कौन कौन सी करीब में है, वो आपके पास करीब ही रहेंगी। जो एवरेज से दूर हो जाती है वो हमारे पास आउटलाइन हो जाती है। एवरेज होती है जो हम लोग फाइंड करते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। लेकिन आप लोग के हिसाब से ना फिलहाल तो ये एग्जामिन ही है, ये एग्जामिन करना है आपने कि कौन सी वैल्यू जो है वो एक से दूर है या नहीं है। लाइक इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोग को ग्राफ से बताऊं ना, ग्राफिकल वे आज हमने स्टार्ट करना था ग्राफ से। लाइक दिस, ये ग्राफ्स होते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपके पास डाटा प्लॉट किए मैंने डॉट में, ये डॉट में, ठीक है। ये डॉट में डाटा मेरे पास प्लॉट है, कुछ करीब करीब भी है ना। चलिए कुछ दूर कर देती हूँ। ये डाटा प्लॉट किए। अब देखिए क्या इस डाटा में कोई आउटलायर है? मैम लास्ट वन को कह सकते हैं। लास्ट वाली कह सकते हैं आपकी कोई आउटलायर है? यस यस मैम। मैम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डाटा जो इकट्ठा है ना ये करीब करीब लग रहा है और ये बहुत ही दूर लग रहा है। चले इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ये वो 30 वाली ही थी कि वो 11 टू 14 7 ये सब करीब करीब, और ये 30 जो है वो दूर चला गया। चले अब एक और एग्जांपल भी देख लेती हूँ। अब बताएं डाटा में कोई आउटलाइन है? मैम जो दोनों ऊपर है वो वाली आउटलाइन। वो आउटलाइन दूर दूर लग रही है डाटा से। मैं फोर्थ और लास्ट। यस मैम। ठीक है, फोर्थ इन द लास्ट वन। ओके जी, ये एग्जामिन किया ना मैंने विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब कोई डाटा में आउटलाइन है? नो अब मैम। मैम सेकंड वन। नो मैम। अब कुछ कुछ करीब तो है ना आपस में ये सारे डाटा, यस मैम। बहुत दूर तो नहीं है ना। ये एग्जामिन करना है आप लोगों ने अभी फिलहाल, क्योंकि जब आप लोग आगे मैं उसमें जाऊंगी ना डिफरेंट आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेथड में, तब उसमें आप लोग को प्रॉपर तरीका बताऊंगी आउटलाइन का। अभी जो स्टेम में लीव में एग्जामिन किया जाता है कौन सा डाटा जो है वो आपके बाकी सारे डाटा से कितना डिफरेंट है, कितना दूर है आपसे। जी अब कुछ क्लियर हो गया आप लोग? मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटा में 2 किस्म के डेटे हो, जैसे कि 5 कैसे? वैल्यू आपस में करीब है और जो दूसरा 5 वाला ग्रुप है वो दूर है जरा। फिर आपने अपने ये डाटा को देखना, ग्राफ में अगर ये चल रहा है, वैसे इस तरह का डाटा होता नहीं है कि इक्वल मैम ऑब्जर्वेशन में आउटलायर आ जाए। उसमें हमारा अपनी मर्जी होगी कि हम जिस मर्जी को आउटलायर ले लें। फिर आप उस मर्जी को जिस मर्जी को कर लेना। फिर आपने ले ली कि जो लास्ट वाली 5 लार्जेस्ट वैल्यूज हैं वो आपका मेन डाटा हो गया, और उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि वो पीछे वाली कितनी सारी दूर दूर छोटी है, तो आपके पास 5 डाटा आउटलायर। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे ना खुद से। ठीक है। अगर इस तरह के बारे में नहीं लिखा तो फिर आप 1-2 लाइनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मैंने अपने ये वाला डाटा जो है इसमें बाकी जो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 जो है ये बहुत दूर है, इसलिए मैंने इनको एज आउटलाइन कंसीडर कर। क्लियर होगी बात? यस मैम। ठीक हो गया। चलिए जी अब नेक्स्ट देखते हैं इस स्लाइड में।
मैंने गोल टू से वो अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से सेव कर लीजिए। जो हम लोग जो हम लोग अभी अपनी एग्जांपल पढ़ रहे थे क्वेश्चन, उसमें फिर क्या फाइनल डिसीजन है, कोई आउटलाइन है कि नहीं है? नो मैम। नो मैम। देयर इज नो आउटलाइन इन आवर कोई डेटा सेट। ओके जी, ठीक हो गया। चलिए जी, अब आगे हम उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं और ये एंड करते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन दूंगी जो आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस तौर पे करना है जी। लास्ट पार्ट है, what proportion of strength observation in this sample exceeds 10 MPa? अब प्रोपोर्शन की बात है। प्रोपोर्शन के बारे में पता है हम लोगों को प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रोपोर्शन? रेशो। डिवीजन होती है ना दो नंबर्स की। प्रोपोर्शन क्या होती है? डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। ऐसे ही होता है ना, रेशियो तो हम पढ़ते हैं ना, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, प्रोपोर्शन परसेंटेज होती है। डिवीजन ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब उन्होंने कहा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल, आपकी सैंपल में वो कितनी जो ऑब्जर्वेशन की वो प्रोपोर्शन कितनी है जो एक्सीड्स हैं 10 MPa पे। एक्सीड्स का मतलब होता है ग्रेटर देन, बढ़ना। एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना। 10 MPa मतलब ये जो आपके पास डाटा था ना, ये इसका जो यूनिट है वो MPa है। ठीक हो गया कि उन्होंने कहा है कि आपने प्रोपोर्शन बतानी है उन ऑब्जर्वेशन की जो 10 से बड़ी है। तो आप ये वैसे देख के बताएं कि आपके डाटा में 10 से बड़ी कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? मैम 3 4 11.6 11.3 11.4। चलें ये देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए बताएं, अब तो आसान हो जाएंगे। यस एक्सीड्स 10, मैम 4 है। चार वैल्यूज 4 है मैम। 4 है, 3 4 11 4 है मैम। ठीक हो गया। तो हम लोग प्रोपोर्शन परसेंटेज निकालते हैं। मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग अपनी मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अब 10 मैम मिनट गेन टोटल मार्क मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। 10 मैम टोटल नंबर। अब अच्छा अच्छा, आपके जो अपने करंट नंबर हैं आप उसको डिवाइड करते हैं इन द टोटल नंबर से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, राइट। तो अब आप लोगों ने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है ऐसे ही। इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रोपोर्शन फाइंड करनी है एक्सीड्स 10 की। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 4। आपने इसको डिवाइड करना है टोटल के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो आपके पास प्रोपोर्शन कितनी आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? काउंट करिए जल्दी से। 27। So 4 divided by 27 multiplied by 100, ये आपके पास प्रोपोर्शन है। सिंपल सी बात है। नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा रिपीट कर दूं? मैम ये 4 नंबर होगा डेटा में से क्या यस मैम। आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं ना। जैसे कि इस तरह से है कि उन्होंने कहा है कि आपने बतानी है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 से बड़े हैं, उनकी प्रोपोर्शन बतानी है। प्रोपोर्शन बतानी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जो 10 से बड़े हैं। तो आपने कहा कि काउंट किया 10 से 4 वैल्यूज पड़ी है, 10.7, 11.3, 11.6, 11.8। मैंने अब इस 4 नंबर की प्रोपोर्शन निकालनी। प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? 4 डिवाइडेड बाय टोटल, 4 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? क्लियर? कभी भी क्लियर नहीं हुआ? यस मैम। चलिए अब इसके एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। मैंने आप लोग को एटमोस्ट और एटलीस्ट वाली बात बताई थी ना। रोल नंबर 22 प्लीज मुझे बताएं कि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। ये मैंने शायद लिखवाया था आप लोगों को। और रोल नंबर 121 आपने मुझे बताना है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। ये छोटे छोटे हिंट्स है जो मैं क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ। मैम मैं बताऊं? जी जी, रोल नंबर आपका क्या है? 112 मैम। जी जी, मैम 112 एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू। ओके गुड। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अच्छा, आप लोगों के पास कॉपी और पेन तो हो गई ना? नोट डाउन करते जाए साथ साथ और आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। जी मैम एक कॉपी मिनट पेंसिल तो आप लोग कोई कुछ नोट ही नहीं कर रहे?
ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। इतना कुछ ऐसा तो नहीं था कि टीचर हर चीज जो है वो उस स्लाइड पे लिखी होती है। टीचर कुछ बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उनके पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। तो मेरा तो ख्याल था कि आप लोग की जाहिर है क्लास एक सेकंड सेमेस्टर है, फिर भी फर्स्ट सेमेस्टर से निकल आए आप लोग, ये चीजें तो आप लोग को पता होनी चाहिए। या अगर अच्छी बात है आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं कि माइंड में आप लोग की सारी बातें स्टक हो जाती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, अब मेरा क्वेश्चन है, what proportion of the values what proportion of the values in this sample what proportion of the values in this sample here एक मिनट, values find the proportion of the values, okay जी, find the proportion of the values which are at least 7.2 value. The proportion of the values at least 7.2. तो आपने क्या करना है, 7.2 एटलीस्ट का वर्ड मैंने यूज किए है, उसकी प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे आप लोग? मैम 7.2 से 19 करनी को डिवाइड करेंगे, 19 को डिवाइड करेंगे 27 के साथ और मल्टीप्लाई 100 कर। हाँ जी अच्छा बिल्कुल। जी, ये 19 कैसे बनाया आपने, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मैम 7.2 से लेकर बड़ी वाली 11.8 तक जो वैल्यूज है ना, ये हैं यानी कि 19 वैल्यू है। 19 वैल्यू से 7.2, ठीक है। आपने 7.2 को इसमें काउंट किया? ऐड किया है, यस मैम, आपने एटलीस्ट है यानी कि छोटी से छोटी जो वैल्यू ना ये हो सकती है, तो वो 7.2 से लेकर 11.8 तक हमने इंक्लूड किया। ओके जी, और अगर मैं बोलती एट मोस्ट 7.6, तो उसकी प्रोपोर्शन फिर हम मैम कैसे फाइंड करेंगे? 7.6 में छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं 7.6 भी इंक्लूड होगा और इंक्लूड इससे करना है, छोटी। ठीक है। अगर मैं कह दूं फीवर देन 7.0, क्या मैम समझ नहीं? लेस देन 7.0, फिर मैम 7.0 को हम इंक्लूड नहीं 7.0 करेंगे। नहीं होगा। तो देखिए 7.02 है, 5.9 6.8 तक करेंगे। वो ना मैम दोनों को इंक्लूड नहीं ना करेंगे। नहीं करेंगे, तो फिर हम उससे लेस देन वाली लेकर उसको डिवाइड करेंगे टोटल के यस साथ, मैम। 100। ओके जी, गुड। अब इसकी हम लोग फोर्थ बिल देख लेते हैं पॉइंट। प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन मैंने प्रॉपर सॉल्व भी किया है। Proportion of strength observation in the sample exceeds 10 MPa है। We have total 27 observations. Now only 4 observations are greater than 10 MPa. Therefore, proportion of the data that exceeds 10 is 4 divided by 27 equals to 0.1481. We can say that 15% of proportion observation in the sample exceeds 10 MPa. मतलब मैंने जो डाटा था ना आपके पास 0.1481, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, मल्टीप्लाई 100 करना है। ये 14.81 था, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 15। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम इसलिए मतलब है कि 15% इसमें जो वैल्यूज हैं वो 10 से बड़ी हैं, और बाकी 75% 10 से छोटी हैं। 10 से छोटी है, बिल्कुल ऐसे है। इसका मतलब क्या है? We can say that 15% of observations in a sample are greater than or equal to, are greater than 10 MPa. ठीक हो गया? ये हो गया आपके पास टेबल लीव जी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन करना है जी। क्वेश्चन नंबर 14 करना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14, उसके आप लोगों ने सारे पार्ट्स करने हैं सिवाय सी पार्ट के। नोट डाउन कर लीजिए जो आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर आप जिसको नहीं समझ आता वो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। कोशिश करें कि ये क्वेश्चन करके क्लास में डिस्कस भी कर लीजिएगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 करना है आप लोगों ने। उसके Yes, पार्ट्स ma'am. हैं ABCDE, उसमें सिर्फ सी पार्ट नहीं करना है, सी पार्ट नहीं करना, बाकी सारे बाकी सारे पार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14,
एक्सरसाइज में से पेज नंबर है 24 पर। क्वेश्चन नंबर 14 एट पेज नंबर 24। सारे पार्ट्स करने हैं। यू ऑल हैव टू डू ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट सी के अलावा। ठीक है एक्सरसाइज 2.1 जी, एक्सरसाइज 1.2 है ये। पेज नंबर 24 मैंने पेज नंबर बता दिया है, तो आप पेज नंबर पे देख लीजिए। ठीक है, ओके जी। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, बाकी जो क्लासेस हैं वो थोड़ी आगे हैं, हालांकि उनकी एक क्लास जो है ना वो मिस भी हो गई थी जी। 2 मिनट्स तक ना मैं ये नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करती हूँ। चलो जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, the organization of a set of a data in a table showing the distribution of data into classes or groups together with the number of observation in each class or group is called frequency distribution. frequency आपके पास होती है list of values according to classes. frequency आपके पास होती है list of observations, list of data जिसको हम लोग according to different classes एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल इतना सेट करती हूँ। आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, तो अब मैं 20 स्टूडेंट्स के ग्रेड लिख रही हूँ, ए बी बी सी ए, इस तरह के ग्रेड्स आएंगे ना। किसी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ना एक टेबल फॉर्म में कि ए ग्रेड के आगे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दूँ, बी ग्रेड के आगे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दूँ, सी ग्रेड के आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दूँ। तो अब ये देखिए, मेरी बात को सुनिए कि आप लोगों ने, मैंने क्या किया कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक टेबल और सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि ए ग्रेड के आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिए हैं, बी के आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिए हैं, सी के आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिए। ये जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, अकॉर्डिंग टू क्लासेस, these number of observations are called frequency. कुछ समझ आया हम लोग को? The number of observations Yes, ma'am. following on in a particular class is referred as class frequency. अब देखें, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स की एज 18 होगी, तो मैं इसमें एक लिमिट सेट कर दूंगी कि आपकी क्लास में 18 to 20 की मैंने एक लिमिट बना दी। 18 से लेकर 20 तक के जितने भी स्टूडेंट्स की एज होगी वो हम उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे। लाइक आपकी क्लास में हो सकता है ना किसी स्टूडेंट की एज 21 भी हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है वो जिसकी किसी एज ज्यादा भी हो, 25 भी हो, तो 21 और 25 तो लाइन ही करेगा ना 18 से 20 के दरमियान। तो 18 से 20 के दरमियान में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे आपके पास वो क्या होंगे? फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर ग्रुप। मैं ऊपर स्टेम एंड लीव्स एग्जांपल दे देंगे। स्टेम एंड लीव्स एग्जांपल दे दूं? चलिए, फिर उसका ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे। ये बने हुए हैं इस तरह मेरे से जैसे 7 नहीं, ये भी तो ग्रुप ही होते हैं ना। ये जो चलिए ग्रुप भी आप कह सकते हैं। 6 के ग्रुप में 3 3 5 8 8 हैं। चलिए इसको ये भी काउंट तो कर लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई पास। 5 ग्रुप में कितने नंबर्स आ रहे हैं? चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 1, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। 6 ग्रुप में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 5। फ्रीक्वेंसी आ गई। 9 ग्रुप में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3 1। तो ये आपके पास क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में आ रहे हैं। ठीक हो गया, हमने स्टेम और लीव से देख लिया, हमारे पास इजी हो गया। ठीक है, ये जो फिगर आई है 3 5 और 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है ना जी। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स मैम हर ग्रुप जो की किसी भी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ जी बिल्कुल। टोटल हर ग्रुप ऑब्जर्वेशन नो हर ग्रुप की अलग होती है। जैसे 5 ग्रुप की अलग है, 9 है, 6 की अलग है, 7 की अलग है,
8 और 9 की तो नंबर डिफरेंट है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ गई 3 3। मैम अगर उन्होंने कहा होता 7 से लेके 9 तक तो फिर तो सारा काउंट करके बताते ना हम। सॉरी समझ नहीं 7 से लेके 9 तक क्या? अगर वो हमें वो एक क्राइटेरिया दे देते हैं या एक वो अच्छा इंटरवल दे देते हैं लाइक आप कह रहे हैं रेंज सेट कर दी 7 से लेके 9 तक, तो 7 से लेके 9 तक की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी आपने इसको काउंट करते हैं। लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे ना कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा की क्लासेस में, आपको ये बताऊंगी इंटरवल से कैसे बनाना है और डिस्क्रीट से कैसे बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट जो अभी एक स्टूडेंट ने कहा है कि 7 से लेके 9 के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही है, आप बल्कि खुद डेटा को देख के बताएं 7 से लेके 9 तक के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही है। काउंट करें 17 में 17, तो ये 17 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। आपने एक रेंज सेट कर दी 17 टू 19 के दरमियान में, सॉरी 7 टू 9 के दरमियान में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आ रही है वो आपके पास आ रही हैं। कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही है? 19 ऑब्जर्वेशन। ये 19 आपके पास फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर ना फर्दर कॉलम्स आते हैं। जो आपके पास फर्स्ट कॉलम आता है वो है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट को कहते हैं क्लास इंटरवल, इंटरवल भी कहते हैं और लिमिट भी। इंटरवल से कुछ ध्यान में आ रहा है कि इंटरवल क्या होता है? अभी एक एग्जांपल में भी बोला है वर्ड, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया डिस्टेंस होता है। अभी एक स्टूडेंट ने क्या कहा 7 to 9, 7 to 9 इज अ इंटरवल। ठीक हो गया, 7 to 9 इज अ इंटरवल है। Please student 2 minutes. मैं म्यूट हो गया आई थिंक। जी 7 to 9 की बात से तो अब आप लोग क्लियर हो गया ना कि लिमिट क्या होती है। यही आपके पास क्लास इंटरवल भी होता है। द क्लास लिमिट आर डिफाइंड एज number or the values of the variables, number or the values of the variables which describe the classes. The smallest number is the lowest class limit and largest is the upper class limit. जैसे 7 to 9 की बात हुई थी तो 7 आपके पास क्या है? लोअर लिमिट है और 9 आपके पास क्या है? अपर लिमिट। ठीक हो गया। चलें जी, अब आ जाते हैं क्लास बाउंड्री पर। इसकी एग्जांपल इस तरह से भी क्लास लिमिट क्या होती है, जो पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं एक दो लाइंस बताती हूँ आपको क्लास लिमिट में। क्लास लिमिट में जो हमारे पास फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट होती है, जहां वो एंड होती है, हम सेकंड नेक्स्ट क्लास की जो लाइक इसकी बात इस तरह से होगी। क्लास लिमिट में जो आपके पास पहली इंटरवल है उसकी जो जो आपके पास फर्स्ट इंटरवल है उसकी जो अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू की लार्जेस्ट वैल्यू है, उसे हम नेक्स्ट वैल्यू से ना सेकंड इंटरवल स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट इंटरवल की जो अपर वैल्यू है उससे नेक्स्ट वैल्यू से हम सेकंड इंटरवल स्टार्ट करेंगे। लाइक 7 to 9 है तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 10 to 12। जी आपके पास जो पहली क्लास की अपर, जी दोबारा बताते हैं, आपकी क्लास की जो पहली मतलब इस तरह से है, फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट जहां एंड होगी उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, वो उसकी लोअर लिमिट जो है, उस जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है
वो अपर क्लास की नेक्स्ट वैल्यू होगी। लाइक उसकी एग्जांपल थी 7 to 9, 7 to 9 जहाँ एंड हो गया है उसकी नेक्स्ट वैल्यू से सेकंड क्लास स्टार्ट होगी, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 9 के बाद 10, तो 10 से आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट होगी। इन लिमिट्स में लिमिट आपके वाला पास भी जरा रिपीट कर दे। चलिए व्हाइट बोर्ड पे ही बता देते हैं, इससे जरा इजी हो मैम जाएगा। फिर 10 जो होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होगी ना? लोअर लिमिट होगी, एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। मैम मतलब 9 इंक्लूड नहीं करना फिर हमने? नहीं, इंटरवल में नहीं करते, वो बाउंड्री आगे समझाऊंगी कि इसमें कैसे इंक्लूड करना है। तो ये लोड हो रहा है मेरा, ये मैं इसको देख के आपको बताती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इजी हो जाएगा लाइक दिस। चलिए इसको देखते हैं हम लोग देखते हैं एक क्लास हमारे पास है इंटरवल, क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट इज द सेम। ओके चलिए ये है हमारे पास क्लास इंटरवल, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास बाउंड्री। सी बी लिख दिया मैंने क्लास बाउंड्री। फिर हम आपको मैं बताऊंगी क्लास सी डॉट डब्ल्यू, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है, पहले क्लास इंटरवल को देख लेते हैं। क्लास इंटरवल की बात ये कि आपके पास जो पहले लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल सेट कर दी 1 to 5 6 to 10 4 5 6 7 8 मैम 9 आपका लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों, बाकियों को भी नजर नहीं आ रहा? मैम आ रहा है, वो जूम इन मैम आहिस्ता कर आहिस्ता नजर आ रहा है। ओके जूम इन कर, जूम इन कर। 1 to 5 ये मैं एक इंटरवल बना रही हूँ, इसको देखिएगा 1 to 5 6 to 10 11 to 15 ये देखिए सर स्टूडेंट्स, पहली क्लास में आपके पास 1 to 5 थी। मैंने बताया कि जो आपकी पहली क्लास जब एंड हो जाएगी उसके नेक्स्ट नंबर से हमने सेकंड क्लास स्टार्ट करनी है। पहली क्लास थी 1 to 5 की, उसका नेक्स्ट नंबर था 6, उससे हमने सेकंड क्लास स्टार्ट कर 6 to 10। अब आपके पास जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके दरमियान में जो साइजेस हैं वो सेम होने चाहिए। क्लासेस के दरमियान में साइजेस मीन डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास? 4 मैम, 4 है। What is the difference between upper limit and lower limit of the second class? 10 minus 6 मैम, वो भी 4 है। ठीक है। Now for third class, what is the difference between upper and the lower limit? उसमें 4 है। 4। तो क्या इनके दरमियान में साइज 4 सेम आ गए? यस मैम। यस मैम। तो ये आपके पास क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ इज द साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ क्लास। क्लास विड्थ इज द साइज ऑफ द क्लास। क्लियर होगी बात? हम लोग जो ये विड्थ लेते हैं ना क्लास विड्थ, इसको भी देखते हैं, इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है? 4 है इनके दरमियान। इनके दरमियान जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, 5 दो और 10 के बाउंड्रीज दरमियान में कितना 5 का डिफरेंस है। अब इनके Yes. दरमियान में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस। सेम डिफरेंस आ गया। जी। इसका मतलब है कि Yes. आपने सेम इंटरवल साइजेस बनाए। अब क्लियर होगी बात? मैम अपर और लोअर में दोनों में देखना डिफरेंस जी। आप ये देख लेना कि आपकी पहली और दूसरी बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो दूसरी और तीसरी बाउंड्री के साथ सेम होना चाहिए। हर जितनी भी बाउंड्रीज है उनके आपस में डिफरेंस सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है ये। ठीक होगी बात? अब आप देखिए कि इनके दरमियान में जितना डिफरेंस है वो आपके पास साइज आ गया क्लास का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लास बाउंड्री पर। क्लास बाउंड्री क्या होती है? क्लास इंटरवल से ही हमने बनाई है क्लास बाउंड्री। ये पॉइंट समझ लेते हैं, बाकी जो है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। क्लास बाउंड्री हम देख लेते हैं, हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, ये बहुत इजी सा ही है। क्लास बाउंड्री ये होती है आपके पास, मैं एक लाइन बताती हूँ आपको। अपर क्लास जो फर्स्ट बाउंड्री की है, अपर क्लास ऑफ फर्स्ट बाउंड्री इज सेम एज लोअर क्लास ऑफ द सेकंड बाउंड्री। नोट कर लीजिए, अपर क्लास ऑफ फर्स्ट बाउंड्री इज सेम एज लोअर क्लास ऑफ second boundary, like this. 1 to 5 upper class of first boundary क्या होगी 5 and 5 to 10। एक एग्जांपल दिया मैंने ये कहा था कि बाउंड्री होती है कि जहां जो चीज रुकती है वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। अब रुका कहाँ था, वो डिफरेंस में ठीक कर देती है, 9 कर देती है उसको, 9 कर देती है। यस मैम, वो छोड़ दीजिए, डिफरेंस को बाद में बताऊंगी, पहले मैंने जरा वो समझाना था आप लोगों को कि बाउंड्री क्या होती है। 1 to 5, 5 to 9, 9 to जहां भी जाएगी रेडियस, ठीक हो गया। अब ये देखिए 1 to 5, ये जो आपके पास ये होगी वैल्यू सेम, वो आपके पास बाउंड्री होगी। ये वाली वैल्यूज में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होगा, वो आपके पास, मतलब एक नंबर से मुराद है कि 5 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास क्लास इंटरवल है, लिमिट है। 1 to 5 और 5 to 9 अपर क्लास ऑफ फर्स्ट बाउंड्री। अपर क्लास क्या है इसमें, चलें मुझे ये बताइए, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, आप मुझे ये बताएंगे कि लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की क्या है और अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की क्या है। मैम फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 1 होगी और अपर लिमिट 5 ही होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बस ये पूछना था कि ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उनको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाए, इंपॉर्टेंट ही है कि लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। इस तरह लोअर बाउंड्री क्या होगी, अपर बाउंड्री क्या होगी। फर्स्ट क्लास की छोटी वाली वैल्यू जो है वो लोअर बाउंड्री होगी और फर्स्ट क्लास की बड़ी वाली वैल्यू जो है वो आपके पास अपर बाउंड्री होगी। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग क्लास इंटरवल से ना बाउंड्री बनाएंगे। फर्स्ट क्लास की जो लोअर वाली होगी वो सेम तो नहीं ना होगी अगले की लोअर के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो क्लास बाउंड्री होगी वो जो होगी अपर लिमिट फर्स्ट की और लोअर लिमिट जो है सेकंड की वो सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। हाँ जी ठीक है मैम। तो इसमें लोअर कौन सी है और अपर वो आप बता रही हैं? वो भी बता रही हूँ ना मैं फिर। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी दोबारा से मैं वही एग्जांपल लिख रही हूँ 5 to 9। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को ये बताना था कि फाइंड कैसे करें। इसमें देखें 1 to 5 है, 5 to 9 है। तो मैंने ये पूछा था कि फर्स्ट क्लास में लोअर बाउंड्री क्या है और अपर बाउंड्री क्या है। आप मुझे बताएं कि लोअर बाउंड्री फर्स्ट क्लास की क्या है। मैम लोअर बाउंड्री तो हम कह सकते, वो तो लिमिट है ना, लोअर लिमिट। नहीं, बाउंड्री की बात करें, क्लास बाउंड्री की बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिट। ये बाउंड्री है 1 to 5 एंड 5 to 9। यस मैम, ठीक हो गया। ठीक है, तो इसमें लोअर बाउंड्री 1 है और अपर बाउंड्री आपके पास 5 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है अभी लेक्चर का, कि हमने बस क्लास बाउंड्री निकालनी है इंटरवल को यूज करके। अब इसके स्टेप्स देख लीजिए, स्टेप्स साथ साथ नोट डाउन करते जाएं प्लीज। 2-3 छोटे से स्टेप्स हैं। वी हैव टू मेक क्लास बाउंड्री बाय यूजिंग क्लास इंटरवल। कैसे बनाना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आपने डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास, फाइंड डिफरेंस बिटवीन, लिखते जाएं, फाइंड डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास ऑफ फर्स्ट लिमिट, फाइंड डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास ऑफ फर्स्ट लिमिट एंड लोअर क्लास ऑफ सेकंड लिमिट। जी कुछ समझ आई मेरी बात? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास ऑफ फर्स्ट लिमिट एंड लोअर क्लास ऑफ सेकंड लिमिट। जी जल्दी जल्दी बताएं, क्लास का टाइम ओवर हुआ है। यस मैम, यानी लिखिए क्लास जो होता है उसका लास्ट अपर लिमिट जो होता है बाउंड्री वो देखेंगे, और जो दूसरी क्लास होती है उसका पहले लोअर जो लिमिट है वो देखेंगे। वो देखेंगे उनके दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब क्वेश्चन को देखें, 1 to 5 एंड 6 to 10 एंड 11 to 15, इनके दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो मैंने लाइन बताई, वन का डिफरेंस है।
1 का डिफरेंस आ रहा है, ओके जी ठीक हो गया। यही हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज मैम अपर क्लास जो होगी फर्स्ट लिमिट की 5 होगी, लोअर जी ठीक हो गया, 1 नहीं आएगा, ठीक है मैम 1 ठीक हो गया, 1 डिफरेंस आ गया है, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट लाइन बताई है, योर फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास ऑफ फर्स्ट लिमिट and find the difference between the upper class of first limit and the lower class of second limit। तो आपके पास 6 to 5 आ गया। इस तरह मुझे बताएं कि मैं ये आपको कहती हूँ what is the difference between upper class of second limit and lower class of third limit। बताइए। upper class of 1 सेम, तो इसका मतलब है कि हमारे जो बिल्कुल सेम, इसका मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक है, इक्वली मैम डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैम ये ऐसे नहीं बोलना कि फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंस सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के साथ है। तो मैंने भी तो यही कहा, Yes, डिफरेंस ma'am. बिटवीन अपर क्लास ऑफ फर्स्ट लिमिट एंड द लोअर क्लास ऑफ सेकंड लिमिट। आप कह रहे हैं मैम, आप कह रहे हैं अपर क्लास ऑफ लोअर लिमिट। नहीं अपर अपर क्लास ऑफ क्लास फर्स्ट लिमिट था वो, शायद मैंने मिस्टेक से बोल दिया, वैसे मैंने कहा था पहले डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास ऑफ फर्स्ट लिमिट एंड द लोअर क्लास ऑफ सेकंड लिमिट। ठीक है मैम, ठीक हो गया जी, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इज डिवाइड फर्स्ट स्टेप बाय 2। डिवाइड फर्स्ट स्टेप बाय 2, तो क्या आंसर आएगा फिर? 1/2 1/2 एग्जैक्टली। डिवाइड फर्स्ट स्टेप बाय 2, ये सेकंड स्टेप है आपका, इक्वल्स टू 0.5। क्लियर? मैम यस मैम। जी पूछिए। जी पूछिए। मैम अगर कोई लिमिट स्टार्ट ही 3 या 4 से हो रही है तो उसको भी फिर 2 से करेंगे ना, मतलब 3 से अगर स्टार्ट हो रही है, 3 से 5 है तो फिर 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे हम। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका एक रूल है कि आप जो डिफरेंस फाइंड करते हैं ना उसको हमेशा डिवाइड 2 के साथ करते हैं, इसलिए तो मैंने लाइन लिख दी है डिवाइड स्टेप 1/2। ये याद रखना है आपने कि हमेशा हम डिवाइड बाय 2 ही करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? मैम फर्स्ट स्टेप की नहीं समझ आई। फर्स्ट स्टेप की समझ नहीं आई? अच्छा मैम तो फर्स्ट इसको स्टेप ऐसे नहीं पढ़ना कि सेकंड लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास अपर क्लास एंड द फर्स्ट लिमिट ऑफ द लोअर क्लास। नहीं, इसको इस तरह पढ़ना है आपने, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या है आपके पास? आप बताएं। 5। और लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास की क्या है? 6। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास की आपके पास 6। तो इनके दरम्यान में डिफरेंस फाइंड कर लें। मैं वो भाई कहना चाह रहे हैं 5 - 6 नहीं करेंगे। नहीं 5 - 6 डिफरेंस फाइंड करना है ना आपने, तो आपने डिफरेंस बताना है इनके दरम्यान में कितना डिफरेंस है। ये नहीं मैंने कहा कि आपने उनको, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि आपने जो है लोअर अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास को माइनस करें लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास से, ये तो मैंने बोला ही। मैंने तो जस्ट कहा है कि इनके दरम्यान में डिफरेंस फाइंड करें कि इनके दरम्यान में फर्क कितना है, तो इनके दरम्यान में 1 नंबर का फर्क है। जी आप क्लियर है? इनके दरम्यान में फर्क बताना है आपने फर्क बताना है कि इनके दरम्यान में डिफरेंस कितना है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, वो आपके पास 1 आ गया। डिवाइड फर्स्ट स्टेप बाय 2 इक्वल्स टू 0.5। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब सेकंड लास्ट स्टेप है, बहुत इजी सा स्टेप आपने याद रखना है कि अब आपने क्या करना है, 0.5 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि लोअर लिमिट से माइनस करना है 0.5, लोअर लिमिट से माइनस करना है 0.5 लाइक दिस। हम बाउंड्री बनाने हैं लोअर लिमिट क्लास लिमिट की,
कौन सी क्लास में? सारी क्लासेस की और लोअर लिमिट ऑफ ऑल क्लासेस माइनस 0.5, बीच में आपके पास रेंज आ जाती है अपर लिमिट ऑफ ऑल क्लासेस प्लस 0.5, हर क्लास के लेनी आपने, ठीक है, ये 0.5 आ गया। इज इट क्लियर? ये स्टेप दोबारा बता दें। जी जी मैं दोबारा बताती हूँ। फॉर क्लास बाउंड्री हमने कैसे फाइंड करना है, लोअर लिमिट ऑफ ऑल क्लासेस माइनस 0.5 टू, ये डैश का साइन जो है, ये डैश का माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने रेंज बनानी है ना। अपर क्लास को हम जो अपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस एड 0.5, 0.5 को ऐड करना है हमने अपर क्लास में, सॉरी अपर लिमिट में, 0.5 को ऐड करना है अपर लिमिट में और 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में, और इससे हमारे पास निकल आएंगे क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, 0.5 to 5.5, 5.5, 10.5, 10.5, 3.5। एग्जैक्टली। तो ये देखिए इसको इस तरह कर लेते हैं, अपर लिमिट फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की अपर लिमिट को बराबर करने के लिए कर रहे हैं ना स्टेप, यानी कि दोनों को बराबर करना है। बिल्कुल, क्योंकि हमें बाउंड्री चाहिए ना, बाउंड्री के लिए तो हमें बराबर करना यस है ना। मैम, तो अब इसको देख लेते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या है? 1। लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या है बच्चों? 1 है ना? 1, यस मैम। 1 में से माइनस करें 0.5 तो क्या आंसर आएगा? 0.5। 0.5। फिर बीच में ये थी रेंज। अब बता दे अपर लिमिट क्या है इसकी? 5.5 ये पहली बाउंड्री बन गई। सेकंड पे आते हैं, 6 में से माइनस करें 0.5, 5.5। 5.5 to 10.5। 10.5। अब लास्ट वाली बताएं कोई, इसमें बताना 10.5 सकते। अब बताएं ये बाउंड्री बन गई? यस मैम। बन गई बाउंड्री? 15.5। ठीक हो गया, बाउंड्री बन गई, सेम आ गई ये। यस ठीक हो गई, क्लियर होगी बात जहाँ तक? मैम इसमें बाउंड्री 0.5 से 15.5। हाँ जी, जहाँ तक क्लासेस है वहां तक खत्म हो गई हमारी। 5.5 से लेकर 15.5 तक आ गई। ज्यादा क्लासेस होंगी तो आप और सबके साथ करते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये वैसे इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा बन गया मुश्किल। अब आप लोगों ने ये स्लाइड्स पढ़नी है, ठीक है। इस स्लाइड्स में क्लास इन लिमिट, क्लास बाउंड्री और क्लास विड्थ की डेफिनेशन लिखी है, बिल्कुल एज इट इज। उसको मैंने एज अ एग्जांपल आप लोगों को आज समझा दिया। आप लोगों को क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन होंगी, मैं ये रिमूव कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी पूछिए। मैम यहाँ पे 0.5 की जगह पे कोई भी वैल्यू और हो सकती है? कोई भी हो सकती है, लिमिट में जो भी वैल्यू होगी। अच्छा कहाँ, सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि 0.5 के अलावा किसी और नंबर को हमने माइनस करना हो? यस, लोअर लिमिट से माइनस किया, कोई भी और नंबर आ गया, और वो और नंबर कैसे आएगा? वो इनके दरमियान में डिफरेंस जो आएगा, जो इनके दरमियान में डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस डिफरेंट भी तो हो सकता है। जब डिफरेंट होगा तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो रूल मैंने बताया, और जो भी आंसर आएगा आपने उसको लोअर लिमिट से माइनस कर देनी, अपर लिमिट से ऐड कर देनी। ओके ओके, ठीक हो गया, जो भी नंबर आएगा। जब ये नंबर आ जाता है इसे माइनस या प्लस करने से इसके दरमियान डिफरेंस, लोअर और अपर लिमिट के दरमियान डिफरेंस को फर्क तो नहीं ना पड़ता? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा ना। हमें हाँ जी, क्योंकि हम बाउंड्री बनाने के लिए ना ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया ना, डिवाइड बाय 2। ये रूल है कि आपने डिवाइड बाय 2 ही करना है डिफरेंस को, ठीक है। ये याद रखना, 2-3 चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ये याद रखने वाली है। आपके पास ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीजें होती हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीजें होती हैं, उन दोनों चीजों को यूज करके हम बाकी चीजें फर्दर फाइंड करते हैं। लाइक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्लास इंटरवल का, और दूसरा को ये 2 कॉलम्स दिए जाएंगे आपको, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाएगा। दिस इज द टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्लास इंटरवल का टेबल होता है और फ्रीक्वेंसी का टेबल होता है। जी क्लियर है? फिर आप क्लास इंटरवल को यूज करके क्लास बाउंड्री बना लेंगे, वो आप लोग खुद से बनाएंगे। फिर क्लास बाउंड्री मैंने आप लोग को तरीका बता दिया बनाने का। क्लियर? यस मैम। ठीक हो गया। तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन contains 2 columns,
क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। जब क्लास इंटरवल होगी तो आप बता देंगे कि उस रेंज के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे आपकी क्लास में मैंने आप लोग का टेस्ट लिया 10 में से, बल्कि 40 में से, तो मैं एक रेंज बना दूंगी 0 to 10। तो 0 to 10 के अंदर जितने बच्चों के नंबर आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स ने नंबर लिए हैं 0 से 10 के अंदर, देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई उसकी। मेरे हाल है आप लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक हो गया। स्लाइड आप लोग की जहां तक अभी मैंने करवाई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ना है। कल जो है मैं आप लोग को उसके नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ेंगे। पहला ग्राफ हमने जो डायग्राम पढ़ी है ज्योग्राफिकल वे में वो थी स्टेम एंड लीफ। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह का हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में ही आपके पास सारे ग्रुप डेटा आते हैं, इसलिए आज मैंने आप लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में पढ़ के आएगा, जो मैंने पहले आप लोग को पढ़ाया था कि डिस्क्रीट डेटा को हम कैसे लिखते हैं और कंटिन्यूस को कैसे लिखते हैं। कंटिन्यूस में मैं बता देती हूँ रेंज आती है, और डिस्क्रीट में आपके पास रेंज नहीं आती, आप काउंट करके बताती हैं कि ए ग्रेड जो है। चलिए ये देखें जरा। मैम टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। मैं 1 मिनट डाउनलोड करती हूँ। ए ग्रेड लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। जो पहली एग्जांपल है वो कंटिन्यूस की है और दूसरी एग्जांपल आपके पास क्या है, डिस्क्रीट की है। क्यों? क्योंकि ए को आपने काउंट कर लिया है और क्लास इंटरवल में यहाँ पे आपको 0 to 10 जो है वो रेंज दे दी गई है। ये डिफरेंस है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, मैं अब आप लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम 1 मिनट, डिस्क्रीट कौन सा है? डिस्क्रीट सेकंड वाला, जिसमें आप जो अपनी क्लास को काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली काउंट। ए को काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं ये ए ही है। नो, ए ही है, ए के अलावा कुछ और है? ए ग्रेड ही है ना ग्रुप। एग्जैक्टली बता रहे हैं ना कि ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड के आगे कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल जब आपके पास आते हैं तो वो कंटिन्यूस करते हैं। आप लोग लीव कर लीजिए, मैंने अटेंडेंस कर ली है। ठीक हो गई? ये मैं बात दोबारा कल भी क्लास में रिपीट कर दूंगी। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज।